ओके सो स्टूडेंट्स, अब अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछली बार हमने फर्स्ट सिटीज नाम के चैप्टर की शुरुआत यानी आपके चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से कर दी थी। हमने ये समझ लिया था कि ये समय आते आते यानी मॉडर्न एज आते आते, मॉडर्न एज से मतलब यह है कि कॉपर स्टोन एज से बाहर निकलते निकलते और मेटल एज में घुसते घुसते इंसान ने बहुत सारे जो है वो अलग अलग काम सीख लिए थे, अलग अलग स्किल्स सीख ली थी और हर इंसान अपनी स्किल में स्पेशलाइज होना शुरू हो चुका था और इसीलिए लोगों ने आपस में अपने अपने काम को बांट लिया था। किसान सिर्फ खेती पे फोकस करता था और जो कपड़े बनाने वाला है वो सिर्फ कपड़े बनाने पे फोकस करता था, और ऐसे ही हथियार बनाने वाला या औजार बनाने वाला जो लोहार था वो सिर्फ हथियार और औजार बनाने पर फोकस करता था। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाता था और एक से एक बेहतरीन बर्तन बनाया करता था। इस तरह से हर किसी ने अपने अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया, आपस में अपने अपने काम बांट लिए और अपने अपने काम में इतने स्पेशलाइज होने लगे, इतने एक्सपर्ट होने लगे कि बाकी लोग, दुनिया के बाकी लोग समय की रेस में पीछे रह गए और ये लोग काफी आगे निकल गए और इसलिए इन्होंने होते होते अपने शहर को इतना स्पेशलाइज कर लिया कि वो सिविलाइजेशन कहलाने लगी। सो अ सिविलाइजेशन इज अ हाईली डेवलप्ड सिटी, अ हाईली डेवलप्ड सिस्टम इन विच पीपल लिव टुगेदर and they have distributed work among themselves in a way that all of them do their work in a very specialized manner, and all of them share their products with each other so that all of them could enjoy whatever they have produced. हर कोई अपना काम आपस में बांट लिया करता था और हर कोई अपने काम को ऐसे एंजॉय किया और हर कोई एक दूसरे के साथ अपने काम को, अपने प्रोडक्ट को शेयर किया करता था ताकि एंजॉय कर सके। फिर हमने सिविलाइजेशन की कुछ फीचर्स पढ़े थे कि कोई ना कोई लैंग्वेज, किसी ना किसी भाषा का इस्तेमाल करते थे सिविलाइजेशन के लोग एक दूसरे से बात करने के लिए। क्राफ्ट और आर्ट की बहुत ज्यादा ग्रोथ होना शुरू हो गई थी क्योंकि लोगों को अब खेती और उसकी फिक्र नहीं थी, क्योंकि किसान खेती करके उनको दे दिया करता था और वो आर्ट और क्राफ्ट पे फोकस किया करते थे। इसी तरीके से सोसाइटी जो थी वो डिफरेंशिएशन यानी सोसाइटी में समाज जो था वो बटा हुआ था। बटा हुआ कैसे था? समाज बटा हुआ था। ओके अजैन, आई अंडरस्टूड। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं किसी और स्टूडेंट को कह रहा था, आपको नहीं कह रहा हूं अजैन सॉरी, मैं किसी और स्टूडेंट को कह रहा था, उन स्टूडेंट को मैंने भेज दिया है। हाँ, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि समाज जो था वो बटा हुआ था। बटा हुआ कैसे था कि समाज अब पावरफुल और लेस पावरफुल लोगों में बट चुका था, या उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। खैर, तो सिविलाइजेशन की कुछ खासियतें पढ़ रहे थे हम, और उन खासियतों में से ये खासियतें थी जो मैंने आपको बताई, और उन्हीं में से हमने एक सिविलाइजेशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश किया और उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी वो सिविलाइजेशन जो कि इंडस नदी के आसपास यानी रिवर इंडू के आसपास बस रही थी। और उस सिविलाइजेशन के बारे में हम डिटेल में हमने पढ़ना शुरू कर दिया था कि उस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुई, उस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुई और वो सिविलाइजेशन जो था वो हमें कैसे पता चली कि वो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। तो हुआ ये बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मीटिंग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरा मैं एक बार वो ज्वाइन कर लें, उनसे बात कर लूं, फिर उसके बाद ऋषिता, व्हाई आर यू रेजिंग योर हैंड? ओके ऋषिता, तो आप अपना क्वेश्चन मुझे दोबारा भेज दीजिए और मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर दूंगा। डोंट रेज योर हैंड, सेंड मी योर क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, जैसे जैसे बीच बीच में मैसेजेस पढ़ता जाता हूँ और पढ़ने के बाद जवाब देता हूँ। जो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी मीटिंग ज्वाइन करी है वो स्टूडेंट्स प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि 11:15 मीटिंग ज्वाइन करने का टाइम नहीं है, 11 बजे मीटिंग ज्वाइन करने का टाइम है। ज्वाइन होते होते 11:05 या 11:07-08 हो जाते हैं। अब आप उसके बाद अगर 11:15 पे ज्वाइन करेंगे तो आधा डिस्कशन निकल चुका होगा और फिर आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं रिपीट करूं, तो मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। सो प्लीज मेक श्योर टू बी ऑन टाइम। एवरी डे इट हैपेंस that some people join after 11:15 AM. अब बात कर रहे थे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और हमने समझा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुई, हमें कैसे पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। तो 1920 में और 1921 में दो अलग अलग जगहों पर खुदाई होना शुरू हुई। 1920 और 1921 पे दो अलग अलग जगहों पर खुदाई होना शुरू हुई। एक खुदाई शुरू करवाने का जो इंचार्ज था वो चार्ज था राय बहादुर दयाराम साहनी के हाथ में, और दूसरा जो चार्ज था वो था रखल दास बंदोपाध्याय के हाथ में, जिनको RD बंदोपाध्याय भी कहा जाता है, रखल दास बंदोपाध्याय। तो 1921 में जो खुदाई शुरू हुई वो खुदाई हुई रखल
रखलदास बंदोपाध्याय द्वारा, और 1920 में जो शुरुआत करी थी खुदाई, वो शुरुआत करवाई थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अब इन दोनों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने शुरुआत करवाई खुदाई की। खुदाई करने के बाद पता चला कि इन दोनों खुदाई की जगहों पर से दो बड़े बड़े शहर निकल के आए जमीन के नीचे जब खुदाई करी गई। उन खुदाइयों में दो शहर निकल के आए, वो थे, एक था हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदारो। हड़प्पा पहले पाया गया क्योंकि उसकी खुदाई भी पहले शुरू हो चुकी थी। जिसको पाने वाले जो इंसान थे जिन्होंने खोजा था वो थे राय बहादुर दयाराम साहनी। उन्होंने हड़प्पा की शुरुआत करी, उन्होंने हड़प्पा को खोजा। और दूसरा मोहनजोदारो को खोजने वाले इंसान थे रखलदास बंदोपाध्याय। इन दोनों ने जब इस शहर को खोजा तो इसके आसपास और भी इनको जहां जहां पे शक था वहां पे खुदाई होना शुरू हो चुकी थी। और जब वो खुदाई आगे बढ़ी तो देखा कि कई सारे शहर जमीन के अंदर से निकल के आए। हालांकि ऑब्वियस सी बात है कि ये जो बाद में शहर निकल के आए ये इतने बड़े शहर नहीं थे जितने बड़े मोहनजोदारो और हड़प्पा थे। खैर, इन्हीं शहरों के बारे में, यानी इस सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम और डिटेल में पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर निकल के आए उनके प्रमुख शहरों का नाम क्या क्या है। हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल, कोट डीजी, धोलावीरा, रोपार, कालीबंगन, सूतका गिंदोर और राखीगढ़ी और अमरी। ये कुछ 5-6-8-10 एरियाज हैं, मुख्य शहर हैं जो खुदाई के अंदर इस पूरी बेल्ट में से, इस पूरे एरिया में से निकल के आए। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पूरा एरिया है वो एरिया कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है इसके बारे में भी हमने कल पढ़ा था कि पंजाब, गुजरात, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ एरिया पाकिस्तान और ईरान का, ये सारा एरिया जो है ये कुछ एरिया ईरान का, ये सारा एरिया मिला करके इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता है। ठीक है। अब नियति का सवाल ये कि सर क्या इन्हें पता था पहले से कि मोहनजोदारो है और ये हड़प्पा है? एक्चुअली इनको शक था कि यहाँ पे दो कोई सिटीज एग्जिस्ट करते हैं, और सिटीज एग्जिस्ट करने के पीछे की वजह ये थी, अगर आप चाहें तो पेज नंबर, जब आप एक बार आगे बढ़ जाएंगे और अगर आप घर पे बैठ के पढ़ना चाहें तो आपकी बुक में पेज नंबर 136 पे रखलदास बंदोपाध्याय, यानी वो इंसान जिन्होंने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था, उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो कैसे उन्होंने डिस्कवर किया था और उनकी जो डिस्कवरी है उसके ऊपर कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं। तो रखलदास बंदोपाध्याय और राय बहादुर दयाराम साहनी, इन दोनों ने जो पुराना जो लिटरेचर पढ़ा था, उस लिटरेचर को पढ़ने के बाद इन शहरों का बहुत नाम लिया गया था, हड़प्पा, मोहनजोदारो। तो इनको शक था कि कुछ है यहाँ पे, there is something which is not visible to us, and that is why what they did was they started excavation कहा जाता है खुदाई को। तो उन्होंने वहां पे खुदाई करवाना शुरू करी, और खुदाई करी तो आपने देखा कि कितना बड़ा शहर, कितने बड़े 2 शहर और उसके अलावा कितने सारे शहर निकल के आए अलग अलग जगहों पे। और वो जो पूरा रीजन है, उस पूरे रीजन में जहां पे अलग अलग शहर निकल के आए हैं, उस पूरी रीजन को सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि इस पूरे रीजन के जो लोग थे वो अपने बाकी की दुनिया से, यानी उस समय में जो बाकी की दुनिया थी उससे बहुत ज्यादा एडवांस थे और बहुत ज्यादा आगे चल रहे थे। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड दिस थिंग, I mean they are called this is called civilization. Rishita का सर क्वेश्चन है कि सर in our book map is given in white part in Nepal and the other part is which place? Okay, so this place जो हमारी बुक में आपको व्हाइट पार्ट में दिख रहा है ये नेपाल है, ये वाला पूरा एरिया चाइना है, ये वाला पूरा एरिया पाकिस्तान है, और ये वाला एरिया नेपाल के साथ साथ दिस एरिया इज बंगाल, सॉरी भूटान, एंड दिस एरिया इज बांग्लादेश। सो ये 5-6 कुछ एरियाज हैं। अच्छा, कुछ लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन बंद करता हूं, दोबारा से जाता हूं और स्क्रीन को शेयर कर लेता हूं। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। ओके, सो ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, चाइना है। अब आते हैं आगे। रिवर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो खास बात है मैंने आपको बता दिया। एक खास बात ये थी कि ये पूरे एरिया में पाई गई थी, बहुत सारे शहर पाए गए थे इसके अंदर, प्रमुख शहरों के नाम भी मैंने आपको बता दिए कि खुदाई में कौन कौन से शहर पाए गए और किस किस एरिया में पाई गई है सिविलाइजेशन। तो अगर उसके बारे में आप जान रहे हैं तो वो ये है कि गुजरात, कुछ हिस्से राजस्थान के, कुछ हिस्से यूपी के, कुछ हिस्से हरियाणा के, कुछ हिस्से पंजाब के, कुछ हिस्से बलूचिस्तान के, और अगर आगे तक इस दिशा में आगे तक जाएंगे तो कुछ हिस्से ईरान के भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब आगे हमने कल इस चीज को पढ़ लिया था, इंडस सिटी की कुछ खासियतें थी जिसके बारे में हमें पढ़ना था और उसकी शुरुआत भी हमने कर दी थी। हमने शुरुआत ये करी थी कि पूरा शहर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर बनाए गए थे
खासतौर से मोहनजोदारो, अब जो भी हम बात करने वाले हैं आगे वो खास तौर से मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये जो दो कैपिटल शहर थे, इन दो शहरों को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। टाउन प्लानिंग की बात हम कर रहे थे कि जो पूरा शहर था वो प्लानिंग के आधार पे बसाया गया था। ऐसा नहीं था कि शहर बस जहां जहां लोगों को जगह मिलती चली गई वहां वहां लोग घर बनाते चले गए, बल्कि पहले पूरे एरिया को साफ किया गया, उस पूरे एरिया के जंगल को साफ किया गया, जंगल के पेड़ काटे गए, पूरा फॉरेस्ट क्लियर किया गया, और फिर उसके बाद वहां पे पूरी प्लानिंग के आधार पे मैप वैप बनाने के बाद ये पूरे शहर को बनाया गया है, जैसा कि आपने देखा है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो दो शहर दिखते हैं। अब यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये शहर आप देखेंगे कि ये हड़प्पा के बारे में है, और हड़प्पा में ऊपर जो है वो साइटेडल बना हुआ है, यानी अपर शहर यानी अपर टाउन है, और नीचे लोअर टाउन है। अपर टाउन में आमतौर पे सिर्फ राजा, प्रीस्ट, जो उस समय के रिलीजियस जो भी लीडर्स होते थे वो ऊपर रहा करते थे। यहीं पे असेंबली हॉल बना हुआ होता था, और यहीं पे ग्रैनरीज यानी खाना स्टोर करने की जगह बनी हुई होती थी। लोअर टाउन में बीच में वो लोग रहा करते थे जो कि आर्टिस्ट थे, जो कि ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे और आर्टिस्ट थे, और बड़े किसान थे वो बीच में रहा करते थे, और सबसे नीचे की तरफ रहा करते थे गरीब किसान और मजदूर। इस तरीके से जो मैं कह रहा था कि समाज बटा हुआ था, वो समाज ऐसे 3 कैटेगरीज में बटा हुआ था कि ऊंचाई पे वो रहेगा जो सबसे पावरफुल है, उसके बाद बीच में वो रहेगा जो पैसे वाला है, और सबसे नीचे वो रहेगा जो सबसे ज्यादा गरीब है। इस तरीके से उस समय पर भी समाज बंटना शुरू हो चुका था, और आगे जाके जब अब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि समाज में एक के बाद एक इंसान कितने सारे बंटवारे लेकर आता रहेगा, जिसमें से सबसे बुरा रूप आपके सामने नजर आएगा जाति यानी कि कास्ट। खैर, साइटेडल के बारे में मैंने आपको बता दिया, यानी ऊंचा शहर उसको साइटेडल कहा जाता था, जिसे रेज्ड पार्ट ऑफ द सिटी कहते थे। रेज्ड मतलब उठा हुआ, जैसे हम आपको कहते हैं ना रेज योर हैंड, अपने हाथ ऊपर कीजिए, ऐसी रेज्ड पार्ट ऑफ द सिटी यानी शहर का उठा हुआ हिस्सा होता था। और इसको साइटेडल भी बोल सकते हैं आप, या सिटाडेल भी बोल सकते हैं, आपके अपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है कि आप इसको क्या बोलना चाहते हैं, साइटेडल या सिटाडेल। सिटाडेल के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको लोअर हाउस के बारे में, लोअर टाउन के बारे में भी बता दिया। अब आते हैं तीसरी चीज के बारे में, और वो तीसरी चीज है, उसके लिए मैं स्टॉप करता हूं अपनी स्क्रीन को, और मोहनजोदारो जो शहर है वहां पे ये निकल के आया था, दिस थिंग, वहां पे ये निकल के आया था। ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पूल बना हुआ है, बड़ा सा पूल बना हुआ है, स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ है। इसे कहा जाता है ग्रेट बाथ। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ग्रेट बाथ। आप अगर स्विमिंग पूल के आसपास देखेंगे, अगर आप आसपास देख पा रहे हैं ध्यान से, तो आप देखेंगे कि ये बैठने की चीजें बनी हुई है, जैसे इंसान इसके ऊपर बैठ सकता है। ठीक है, दिख रहा है आपको, राइट। और आप देखेंगे स्विमिंग पूल में नीचे भी आप यहाँ पे पैदल भी चल सकते हैं। अगर आप नीचे उतर के आते हैं, आप यहाँ से आते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतर के आए, यहाँ से नीचे उतर के आए, तो आप यहाँ पे पैदल चल सकते हैं, यानी आप पूरा अगर नहीं नहाना चाहते तो सिर्फ इतने एरिया पे चल सकते हैं। और जमीन में तार, जैसे तारकोल हम देखते हैं, चारकोल जिसे कहा जाता है, ऐसी जमीन में तार बिछाया गया था नीचे, चारकोल बिछाया गया था नीचे, जिससे पानी अगर यहाँ पे डाला जाएगा ईंटे में तो पानी नीचे ना बैठ जाए, पानी रुका रहे। इसको चारों तरफ से नीचे से सील कर दिया गया था, ताकि ये पूरा उसके ऊपर फर्श बिछाया गया, जमीन बिछाई गई, ईंटे लगाए गए, पहले नीचे तार बिछाया गया, चारकोल जिसे कहते हैं, तारकोल भी कहा जाता है, उसके ऊपर ईंटें बिछाई गई, और ईंटें बिछाने के बाद उसके ऊपर जब पानी डाला जाता था तो पानी नीचे मिट्टी में नहीं बैठता था, जो ईंटों के नीचे मिट्टी है, क्योंकि बीच में चारकोल रोक लिया करता था पानी को। इस तरीके से ये ग्रेट बाथ बनाया गया है। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये वाला हिस्सा खराब भी हो चुका है, और ये वक्त के साथ खराब हो गया है। अब आप सोचिए, खुदाई में पूरा इतना बड़ा शहर निकल के आया, और शहर निकल के ऐसा आया कि देखने को मिल रहा है कि भाई पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इतनी साफ मिट्टी, पक्के ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, पक्की ईंटों से स्विमिंग पूल बनाया गया है, और स्विमिंग पूल को कहा जाने लगा ग्रेट बाथ। और ग्रेट बाथ का मतलब यानी ग्रेट स्विमिंग पूल। और ओके साक्षी, यू कैन लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन। अब ये एक बहुत बड़ी खासियत थी ग्रेट बाथ जिसे कहा जाता है, जो ग्रेट स्विमिंग पूल है, ये मोहनजोदारो की और इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक बहुत बड़ी खासियत थी। इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ से सीढ़ियां भी जा रही हैं, इस तरफ से आप देखेंगे सीढ़ियां नीचे उतर के आ रही हैं, और इस तरफ से यहां से भी सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही हैं। ठीक है, और
इसी के आसपास जब आप इस तरफ जाएंगे राइट साइड में, तो रूम बना हुआ था, उस रूम के अंदर कुआं बना हुआ था। तो ये माना जाता है कि कुएं से पानी लाके इसके अंदर भरा जाता था, और ये जो स्विमिंग पूल है ये भरा जाता था उस समय पर, जिस समय पर बहुत बड़ा स्नान होना होता था, या जिसे जैसे हमारे यहाँ गंगा स्नान होता है, गंगा नहान जिसे कहा जाता है। सो गंगा स्नान किया जाता है उस समय पर, जब गंगा स्नान का मतलब आमतौर पे धर्म से धार्मिक स्नान कहा जाता है, कि जब अगर आप प्योर होना चाहते हैं, पवित्र होना चाहते हैं, तो गंगा नदी में डुबकी लगा के आइए, गंगा स्नान करके आइए, जिसका एक पूरा रीति रिवाज है जिसे फॉलो किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे जो ग्रेट बाथ बनाया गया था, ये स्नान के लिए बनाया गया था, सिर्फ रिलीजन के टाइम पर, यानी फेस्टिवल्स के टाइम पर, और रिलीजियस चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए ये स्नान के लिए जगह बनाई गई थी। और ऐसा माना जाता है कि सिर्फ जो अपर क्लास के लोग थे, यानी जो ऊपर साइटेडल में रहा करते थे, सिर्फ उन लोगों को इजाजत थी कि वो नीचे आकर के इसमें नहा सकते हैं, वो भी फेस्टिवल्स के टाइम पे, या स्पेशल कुछ ओकेजन्स होते थे तो उस समय पर। तो एक खासियत हमें ये देखने को मिली। पहली चीज हमने पढ़ी सिटाडेल, कि एक ऊंची बनी हुई जगह हुआ करती थी जिसमें स्टोर हाउस होता था, जिसमें असेंबली होती थी, और जहां पे राजा या ब्राह्मण्स तो नहीं, पुजारी, ब्राह्मण में गलत वर्ड कह रहा हूँ, पुजारी रहा करते थे। फिर नीचे हमने पढ़ा कि लोअर टाउन हुआ करता था। लोअर टाउन में दो कैटेगरीज होती थी, एक बीच वाला हिस्सा होता था, एक नीचे वाला हिस्सा होता था। बीच वाले हिस्से में क्राफ्ट पर्सन, रिच और ट्रेडर्स लोग रहा करते थे, और सबसे नीचे लेबरर्स यानी मजदूर रहा करते थे। तीसरी चीज हमने पढ़ी ग्रेट बाथ के, वहां पे मोहनजोदारो में जब खुदाई करी गई तो ग्रेट बाथ निकल के आया, एक स्विमिंग पूल निकल के आया, और उस स्विमिंग पूल में जब रिलीजियस सेलिब्रेशन हुआ करते थे तब उस स्विमिंग पूल में स्नान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके नीचे तार बिछा हुआ था, और तार के ऊपर ईंटें बिछाई गई हैं ताकि पानी नीचे बैठ ना जाए। इसकी लगातार सफाई की जाती थी, और पास में कुआं बना होता, उस कुएं से पानी ला करके इसमें भरा जाया करता था। अब आ जाते हैं घरों पर, कि घर कैसे बने हुए हुआ करते थे। तो जैसा कि हमने पिछली बार, मैं स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन, और वापस से अपनी बुक खोल लेते हैं। तो जैसा हमने पिछली बार पढ़ा भी था और देखा भी था कि घर जो थे वो मिट्टी के बने हुए होते थे। अगर आप देखें तो घरों की दीवारें, अगर आपको फोटो में दिख पा रहा है, दिस इज दी फोटो, जिस फोटो के ऊपर मैंने अभी ब्लू किया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये दीवारें भी हैं, और ये घरों की दीवारें हैं। घर जो थे आमतौर पर या तो एक मंजिला होते थे, यानी 1 फ्लोर के होते थे, या 2 फ्लोर्स के होते थे, जिसे स्टोरी कहा जाता है। स्टोरी मतलब कहानी नहीं, स्टोरी मतलब हाइट। STOREY का मतलब होता है इमारत, मंजिल, फ्लोर, ठीक है। तो 2 स्टोरी मतलब 2 मंजिले, 1 स्टोरी मतलब एक मंजिल सिर्फ, यानी 1 फ्लोर। तो या तो 1 फ्लोर के घर होते थे, या 2 फ्लोर्स के घर हुआ करते थे, और वो पकी हुई मिट्टी के बने हुए हुआ करते थे। और हर घर के अंदर आपको जो चीजें देखने को मिलेंगी वो क्या क्या होती थी। 2 कमरे हुआ करते थे, या 2 से ज्यादा कमरे होते थे, बाथरूम होता था, किचन होता था, और आंगन होता था, और तंदूर हुआ करते थे। अगर आपको मैं तंदूर दिखाऊं कि उस जमाने में जो चूल्हे बने हुए हुआ करते थे, वो पुराने जमाने के तंदूर कैसे दिखते थे, तो वो कुछ ऐसे दिखा करते थे। ये आप देख रहे हैं मिट्टी के जो तंदूर बने हुए हैं, ऐसे तंदूर बने हुए हुआ करते थे उस जमाने में। और ये हर घर में आपको तंदूर देखने को मिलते थे, यानी लोग घरों में बैठते थे, खाना बनाते थे। 2 से ज्यादा कमरे होने का मतलब यह है कि लोग प्राइवेट स्पेस को पसंद किया करते थे, कि माँ बाप अलग रूम में, बच्चे अलग रूम में, या भाई बहनों के लिए, सबके लिए अलग अलग रूम बना दिया गया है। तो अलग अलग रूम में लोग रहना पसंद करते थे। और 2 से ज्यादा कमरे हुआ करते थे। बाथरूम होता था हर घर के अंदर, और हर घर के अंदर का जो बाथरूम होता था वो नाली से कनेक्टेड होता था। और हर नाली जो थी वो जाके बड़े नाले में मिल जाती थी, और वो बड़ा वाला नाला जाकर के फाइनली नदी में मिल जाया करता था, और बह जाया करता था, समुद्र में जाके फाइनली मिल जाता था। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब हम दोबारा से बुक खोल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाउसेस की चीजें मैंने आपको समझा दी कि हाउस में क्या क्या हुआ करता था। दूसरी चीज, घरों की दीवारें बहुत मोटी हुआ करती थी, चौड़ी दीवारें होती थी। अगर आप आज भी पुराने जमाने के घर को देखेंगे तो पुराने जमाने के जो घरों की दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी, बहुत चौड़ी दीवारें होती हैं। वो इसलिए हुआ करती थी कि एक तो मजबूती बनी रहे, और दूसरा घर ठंडे रहें, धूप में गर्म ना हो जाएं। तो मिट्टी से बने हुए मिट्टी, पकी हुई ईंटों से, मिट्टी मिट्टी की पटी, कभी कभी वर्ड्स नहीं बोले जाते, तो मिट्टी की पकी हुई ईंटों से घर बने होते थे। और वो घर की जो दीवारें थी वो चौड़ी इसलिए होती थी कि धूप की गर्मी से उनको गर्म ना लगे, घर उनके ठंडे रहें। अगर चौड़ी दीवार होगी तो धूप की गर्मी अंदर तक नहीं आ पाएगी।
दूसरी बात, घरों की जो खिड़कियां थी वह आमतौर पे सड़क की तरफ नहीं खुली हुई हुआ करती थी, बल्कि अंदर की तरफ जो आंगन बने होते थे उनकी तरफ खुली हुई होती थी। उससे फायदा क्या होता था? उससे फायदा ये होता था कि घर आमतौर पे साफ हुआ करते थे, धूल मिट्टी जो सड़क की मिट्टी होती थी वो घरों के अंदर नहीं जाती थी, क्योंकि खिड़की दरवाजे हमेशा सड़क की तरफ ना होकर दूसरी तरफ हुआ करते थे। इतनी बात मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। तो शोर भी नहीं होता था और मिट्टी भी, धूल मिट्टी भी नहीं हुआ करती थी। ठीक है। और जो छत के ऊपर जो लिंटर पड़े होते थे, यानी जो घरों के ऊपर जो लिंटर पड़े होते थे या जो घरों के ऊपर छतें पड़ी हुई होती थी, वो आमतौर पर एकदम फ्लैट हुआ करती थी, ऊबड़ खाबड़ नहीं हुआ करती थी। दूसरी, अब ये आपको जो मैं क्यों बता रहा हूँ, इतनी डिटेल क्यों बता रहा हूँ, ये डिटेल बताने के पीछे जो वजह है वो ये है कि आज से 4,500 साल पहले इंडिया में रहने वाले लोगों ने ये कला सीख ली थी कि इतने बेहतरीन घर बना के वो उस जमाने में रह सकते थे। जबकि आप देखेंगे तो आज भी बहुत सारे इंडिया के गांव ऐसे हैं जो उस जमाने की इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी कई गुना पिछड़े हैं, और उनके घर आज भी सिर्फ मिट्टी के बने हुए और छप्पर के बने हुए घर होते हैं, और घरों में आज भी बाथरूम नहीं होता है, बल्कि तालाब में जाके नहाते हैं, जबकि यहाँ पे बाथरूम बने हुए होते थे। साथ में जब बाथरूम बने हुए होते थे, मैंने बताया आपको, तो नालियां बनी हुई होती थी। और अब नाली का फोटो इसमें देख भी सकते हैं कि नाली बनी हुई है, ये आपको दिखाया गया, नाली बनी हुई है और नाली के दोनों तरफ ईंटें लगाए गए हैं ताकि ईंटों के बीच में से बहता हुआ पानी चला जाए, और इन नालियों की लगातार बीच बीच में सफाई होती थी। ये नालियां जाके गली में मिल जाया करती थी, और उस जमाने की गलियां कैसी दिखा करती थी वो भी आपको मैं फोटो दिखा दूं कि मोहनजोदारो की या हड़प्पा की में जो गलियां थी वो कैसी दिखा करती थी। तो वो कुछ इस तरीके की स्ट्रीट्स आज भी आप जा सकते हैं और मोहनजोदारो हड़प्पा घूम के आ सकते हैं, तो आप देखेंगे कि गलियां ऐसी बनी हुई हैं, इतनी इतनी चौड़ी आमतौर पे गलियां हुआ करती थी, और सड़कें थोड़ी और चौड़ी हुआ करती थी। आप इन गलियों के बीच में से गुजर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ईंटों की दीवारें कितनी मोटी, कितनी चौड़ी दीवारें हैं। तो वो जो नालियां हैं वो अल्टीमेटली जाके गलियों में मिला करती थी, और गलियों की नालियां फिर जाकर के फाइनली बड़े नाले में मिल जाती थी, और वो बड़ा नाला जाकर के फाइनली जो था वो नदी में मिल जा करता था, और नदी पानी को बहाती हुई, गंदे पानी को बहाती हुई अपने साथ ले जाती थी, और वो पानी समुद्र में मिल जाया करता था। इतनी बात समझ में आ गई सबके? आगे बढ़ते हैं। लोग क्या क्या काम किया करते थे उस जमाने में, लोगों ने क्या क्या काम करना सीख लिए थे, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ओके, सो इसमें तो, इस पीडीएफ में तो सिर्फ 3 पेजेस हैं, आगे के हैं ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन को यहीं पे रोक रहा हूं और मैं आपको अपने आप बताने की कोशिश करता हूं कि उस जमाने में क्या क्या काम हुआ करते थे। आप में से किसी का शायद मैसेज आया है, मैं एक बार मैसेज देख लूं। मैसेज क्या है? यस, भावेश सिंह। अरे वाह, नियति का पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। नियति ने कहा सर लैंग्वेज हैज कम इन दिस टाइम। तो यस नियति, जो भाषा जो बनना शुरू हुई, भाषा इस जमाने में, इस दौर में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भाषा बनी। लोग आपस में बोलने के लिए एक दूसरे से भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, और भाषा को लिखा भी करते थे। लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया था, लेकिन वो जो लिखी हुई भाषा है हम उसको समझ नहीं पाए हैं, अभी तक उसे डी कोड नहीं कर पाए हैं। और ऋषिता का क्वेश्चन है सर वाई दी हाउसेज आर नॉट कवर्ड। आप तो कह रहे हैं कि घर के ऊपर छतें हुआ करती थी और 2-2 मंजिल के घर हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे तो आप जितनी दीवारें, जितने फोटोज हमने देखे, तो छत जो है वो है ही नहीं, कवर उसके ऊपर वो है ही नहीं, छत मतलब घर कवर्ड है ही नहीं। तो उसका आंसर यह है बेटा कि जो घर है उनकी जो छतें थी वो समय के साथ गिर गई नीचे, और इस वजह से आपको ज्यादातर मकानों के ऊपर कोई भी छत नहीं दिखेगी। जबकि आप ऊपर देखेंगे साइटेडल वाला एरिया जो है ये ऊपर से कवर्ड है, और साइटेडल का अगर आप क्लोजअप लेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी एरियाज हैं ये कवर्ड है, क्योंकि मजबूत एकदम पिलर्स वगैरह लगा करके इनकी छतें बनाई गई थी, जबकि ये कॉमन लोगों की छतें होती थी। तो ये इतने सालों में, 4,000 सालों में गिर गई नीचे। भाव्य सिंह सर, आई हैव सीन सम पीपल हु लिव इन झोपड़ी स्टिल, दे लिव इन दीज झोपड़ीज एंड ऑल। यस, बहुत सारे लोग हैं जो हट्स में, जो झोपड़ी में अभी भी रह रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी भी गांव वगैरह में झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पास अभी भी पक्के मकान नहीं है रहने के लिए। इशिका प्लीज पुट योर हैंड डाउन इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू हैव टू आस्क मी इन मैसेज, so please make sure not to disturb the order of the class. Send me a message, I'll respond to your question as quickly as possible, but don't raise your hand. And if there is something extremely important, then only raise your hand. Deveria, put off your video. Stop your video. ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं बताता हूं कि उस जमाने के लोगों ने, जो मैंने आपको इस बेटा, कोई भी धोखे से भी वीडियो स्टार्ट नहीं करेगा।
If anybody starts with you, I'll remove you from the meeting. अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जब इस चैप्टर की शुरुआत करी थी, तब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि लोग अलग अलग काम किया करते थे, लोगों ने आपस में काम बांट रखा था। तो लोग क्या क्या काम किया करते थे, इस जमाने तक आते आते इंडस वैली सिविलाइजेशन तक लोगों ने किस किस काम में स्पेशलाइजेशन कर लिया, उस काम को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब जो है वो खत्म हो गया है, क्या नाम है, पेजेस खत्म हो गए हैं, क्योंकि मैंने जितने फोटोज क्लिक किए थे वो फोटोज अब मैं दिखा चुका हूँ, और बुक के बचे हुए जो चैप्टर है उसके फोटोज अभी मेरे पास नहीं है, और मैं बिल्कुल भूल गया कि मुझे फोटोज क्लिक करने थे। तो मैं आपकी स्क्रीन पे लिख लिख के बताता रहूंगा कि क्या क्या काम उस जमाने के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किया करते थे। तो हम अभी मैं नोटपैड खोल लेता हूं, और नोटपैड में आपको दिखाते हैं कि उस जमाने के लोग जो थे वो what all work did those people do. So I'm stopping the screen here. I am going to start my screen. मैंने स्क्रीन स्टॉप कर दी, अब दोबारा से स्क्रीन स्टार्ट कर रहा हूं, आपको व्हाइट कलर की स्क्रीन नजर आ रही होगी। हाँ, तो लोग क्या क्या काम किया करते थे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लोगों ने आपस में बहुत सारे काम बांट लिए थे। जैसे कुछ लोग थे जो सिर्फ ओके कुछ लोग थे जो कि सिर्फ फार्मर्स थे। ठीक है, आपको टेक्स्ट शायद छोटा है तो आपको नजर ना आए, मैं एक बार टेक्स्ट को जल्दी से बड़ा कर लेता हूं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 9 मिनट बचे हैं, उसमें हमको थोड़ा जल्दी से करना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे फार्मर्स होते थे, मतलब सबसे ज्यादा कॉमन काम जो था वो था फार्मर्स। फार्मर्स के अलावा होते थे वीवर्स। वीवर्स वो होते थे जो कि कपड़ा बनाया करते थे, ठीक है, और बुनकर जिन्हें कहा जाता है जो कपड़ा बनाते हैं। और तीसरे लोग होते थे पॉटर्स। पॉटर्स वो लोग होते थे जो कि मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, और उस जमाने में पॉटर व्हील का, यानी मिट्टी जो जिस कुम्हार जो व्हील का इस्तेमाल करता है, जिस पहिए का इस्तेमाल करता है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, वो पॉल्टर व्हील का इस्तेमाल बहुत ज्यादा तेजी के साथ शुरू हो चुका था। और मिट्टी के टेराकोटा टॉयज, टेराकोटा कहा जाता है पक्की मिट्टी को। टेराकोटा का आपको फोटो दिखा देता हूँ, व्हाट इज टेराकोटा। जल्दी से हम लोग शेयर स्क्रीन करते हैं और वापस से गूगल पे जाते हैं। गूगल पे जाने के बाद हम जल्दी से टेराकोटा खोल लेते हैं। टेराकोटा टॉयज, इमेजेस पे जाते हैं, ये आपको देखिए मिट्टी के बर्तन दिख रहे हैं, पक्की मिट्टी के बने हुए बर्तन, इनको कहा जाता है टेराकोटा। अब मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे खोल लेता हूँ, ताकि आपको शायद, ये तो बड़ा हो गई नहीं फोटो, इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये मिट्टी के बर्तन आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने। तो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने इस तरीके के जो थे पॉटर्स बनाना शुरू कर चुके थे। तो पॉटर्स ने कुछ इस तरीके के मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू कर दिए थे। और टेराकोटा कहा जाता है पक्की मिट्टी को, यानी मिट्टी को जब पका दिया जाता है। पॉटर्स होते थे। पॉटर्स के अलावा टॉय मेकर्स होते थे, तो मैंने आपको बता ही दिया कि मिट्टी का काम करते थे। और साथ में मेटल वर्कर्स होते थे। मेटल वर्कर्स लोहे के औजार, जिसे हम लोहार वगैरह कहते हैं, लोहे के औजार और लोहे के हथियार बनाया करते थे, उनको हम कहते हैं मेटल वर्कर्स। और फिर उसके बाद होते थे ज्वेलर्स। ज्वेलर्स जो थे वो ज्वेलरी बनाते थे। और आप जब पुराने जमाने की ज्वेलरी अगर देखना चाहते हैं तो एक बार जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए, ज्वेलरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। या चलिए मैं ही जल्दी से सर्च करके आपको दिखा देता हूँ, ज्वेलरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक बार स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप करने का दोबारा जाते हैं। दोबारा जाने के बाद जल्दी से यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, इसको बंद करते हैं और सर्च करते हैं ज्वेलरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पत्थरों की और अलग अलग छोटे छोटे मोतियों का इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके की जो थी वो मूर्ति, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ इस तरीके के ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती थी। यानी इस तरीके के कुछ ज्वेलरी थी जो कि बनाते थे। अगर आप देख सकते हैं तो ये फोटो है, आप देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ इस तरीके की ज्वेलरी बनाई जाया करती थी, जिसमें मिट्टी कह रहा हूँ, पेड़, ये पौधों वगैरह का और पेड़ों के जो छाल होता है उसका इस्तेमाल करके इतनी खूबसूरत सी पॉटरी, इतनी खूबसूरत सी ज्वेलरी बनाई जाती थी। अब स्क्रीन को स्टॉप करते हैं, वापस से दोबारा स्क्रीन शेयर करते हैं, और अपनी, अच्छा बुक तो है ही नहीं अभी फिलहाल हमारे पास, और हम वापस से स्क्रीन स्टॉप करके शेयर करके, और मैं विंडोज पे जो वर्ड है वो खोल लेता हूँ, ज्वेलरी। ज्वेलरी के बाद अब नीचे आते हैं, और आने के बाद बात करते हैं स्टोन कटर्स की। ये वो लोग होते थे जो कि पत्थरों को काटने का काम किया करते थे।
स्टोन कटर्स के बाद होते थे ट्रेडर्स। ट्रेडर्स वो लोग होते थे जो कि बिजनेस क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाने का काम किया करते थे। और इसके अलावा ब्रॉन्ज स्टैचू, यानी ये ब्रॉन्ज के लोगों ने सामान बनाना शुरू कर दिए थे और मेटल के स्टैचूज बहुत सारे उस समय में बनना शुरू हो चुके थे, जिसमें से एक स्टैचू जो हमें मिला है। साक्षी, क्या बेटा, डू यू वांट मी टू रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग? हाँ, तो एक आपको आपको दिखा देते हैं एक फोटो, जिस फोटो ने लोगों को इस सोचने पे मजबूर कर दिया कि उस जमाने के लोग जो थे वो ब्रॉन्ज को, यानी ब्रॉन्ज का जो मेटल होता है उस मेटल के स्टैचूज वगैरह बना दिया करते थे। द डांसिंग गर्ल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप देखेंगे कि ब्रॉन्ज की बनी हुई जो स्टैचू है, ये आप देखेंगे कि ये स्टैचू डांसिंग गर्ल नाम से बहुत फेमस हुई है। और ये स्टैचू उस जमाने में जब खुदाई करी गई तो वहां पे निकल के आई थी। ठीक है, तो इससे ये अंदाजा होता है हमें, इससे ये अंदाजा होता है हमें। साक्षी, यू हैव स्टार्टेड द वीडियो, अब मैं क्या करूं? शुड आई रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग? तो उस जमाने में लोगों ने इस तरीके के ब्रॉन्ज के भी स्टैचूज बनाना शुरू कर दिए थे, यानी कुछ लोग थे जिनका काम था सिर्फ ब्रॉन्ज के औजार, ब्रॉन्ज के टॉयज, ब्रॉन्ज के स्टैचूज बनाने का, जो कि ये वाली जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, ये वाली पिक्चर आपकी बुक में भी मौजूद है। ट्रेडर्स आ गए। ट्रेडर्स कौन लोग होते थे? ट्रेडर्स होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाया करते थे। तो अब आप लोगों ने समझ लिया कि इतने सारे, और इसके अलावा भी कई सारे और ऑक्यूपेशन थे जो लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ बांट रखे थे। कुछ लोग थे फार्मर्स थे, कुछ लोग कपड़े बनाते थे, कुछ लोग पॉटर्स थे, कुछ लोग मेटल के हथियार और औजार बनाते थे, कुछ लोग ज्वेलरी बनाया करते थे, कुछ लोग सिर्फ पत्थरों को काट के लाने का काम, बिल्डिंग्स बनाने के लिए पत्थरों को तोड़ के और काट के लाने का काम करते थे। और कुछ लोग ट्रेडर्स थे जो कि सामान जो लोगों ने इन लोगों ने बनाए उनको दूसरे शहरों में या दूसरे कंट्रीज में बेचने के लिए जाया करते थे। अब आ जाते हैं एक और चीज, जो है कि हमें कैसे पता कि लोग ट्रेड क्या करते थे? तो ट्रेड करने की के जो है वो दो हमें रास्ते पता हैं। हमें ये पता है कि लोग ट्रेड कैसे करते थे, उसकी हमें दो वजह पता है। पहली वजह है कि लोथल में, लोथल एक जगह है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। मैं फिर से शेयर कर रहा हूं अपनी स्क्रीन। स्क्रीन शेयर करने के बाद वापस जाऊंगा। वापस जाने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करूंगा। आपकी वैसे बुक में है ये, लेकिन मैं फिर भी सर्च करके बता देता हूँ। देखिए ये जो है, आप अगर देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये अगर आपको अपनी स्क्रीन पे अब दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी जैसी है, कि वहां नदी से कुछ कनेक्टेड है, नदी वहां आगे जाकर के होगी, वहां से पानी आता है और यहाँ पे है। ये एक्चुअली है डॉक यार्ड। डॉक यार्ड कहा जाता है ऐसी जगह को जहां पे शिप्स जब चल नहीं रही होती है तो उनको खड़ा कर दिया जाता है। जैसे जब गाड़ी खड़ी नहीं होती, जब गाड़ी चल नहीं रही होती है तो उसको पार्किंग में खड़ी कर देते हैं, ऐसी शिप्स की पार्किंग को डॉक यार्ड कहा जाता है। यहाँ पे शिप्स को शिप्स से सामान उतारा जाता है और वापस शिप्स में सामान लगाया जाता है, या शिप्स की अगर रिपेयर वगैरह होना होती है तो वो करी जाती है। लोथल जो कि गुजरात में, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक शहर था, वहां पे ऐसा डॉक यार्ड मोहनजोदारो के टाइम से मिला है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हमें ऐसा डॉक यार्ड मिला है। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पे शिप्स आती होंगी, यहाँ पे जो हमारे यहाँ के ट्रेडर्स हैं वो सामान उन शिप्स में भरते होंगे, खुद बैठते होंगे और दूसरे कंट्रीज में चले जाते होंगे सामान बेचने के लिए। ऐसे ही दूसरी कंट्रीज के ट्रेडर्स यहाँ पे आते होंगे, सामान उतारते होंगे, सामान जाकर के बेचते होंगे, वहां से दूसरा सामान खरीदते होंगे, उसको अपनी शिप में लोड करते होंगे और वापस अपने कंट्री में चले जाते होंगे। अब इस बात का क्या प्रूफ कि किस किस कंट्री में हमारा सामान बिका करता था, या हमारे देश में कौन कौन से सामान आया करते थे, कौन कौन से देश के सामान आया करते थे? तो उसका जो प्रूफ है वो ये है कि हमारे देश में, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बहुत से देशों की, खासतौर से मेसोपोटामिया की बहुत सारी सील्स, सील कहते हैं जो सामान के ऊपर लॉक करने के लिए सील लगाई जाती थी, तो वो सील्स मिली हैं हमारे देश में। ऐसे ही मेसोपोटामिया में भी इंडिया की, खासतौर से इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी सील्स मिली हैं। उससे हमें अंदाजा हुआ कि अगर वहां पे हमारे यहाँ की सील मिली और यहाँ पे उनके यहाँ की सील मिली, या फिर हमारे यहाँ की जो टेराकोटा की बनी हुई मूर्तियां हैं और टॉयज हैं
वो उनके देश में मिली और उनके देश की जो पॉटरी है वो हमारे देश में मिली, तब हमें अंदाजा हुआ कि अच्छा, लोग इसका मतलब यहाँ पे सामान का आदान प्रदान किया करते थे, एक देश से दूसरे देश में जाया करते थे। और फिर हमें यहाँ पे डॉकयार्ड भी बना हुआ मिला, जब खुदाई करी गई तो उसमें डॉकयार्ड पाया गया। तो डॉकयार्ड से हमें पता चला कि अच्छा, यहाँ पे शिप्स की सफाई सुथराई होती थी और शिप में यहाँ से सामान लोड किया जाता था और अनलोड किया जाता था और एक से दूसरी जगह भेजा जाता था। इस तरीके से हमें पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि ट्रेडर्स थे, जो कि ट्रेड करने का काम किया करते थे। ओके, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। कल हम बचे हुए, जब हमारी अगली क्लास होगी तो बचा हुआ चैप्टर पढ़ेंगे।